नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव से पहले देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनमें बीजेपी का असली चेहरा उजागर हो गया है। 10 सालों से विकास, लोकतंत्र और समानता के नाम का जो पर्दा मोदी सरकार ने चढ़ा रखा था, अब वो उतर गया है और बीजेपी शासनकाल की सच्चाई सबके सामने आ गई है। आपको याद होगा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो अदालत ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा था और आज भी इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई जिसमें कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। इसके साथ ही आज मोदी ने यूपी यानी उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि धाम के शिलान्यास में जो भाषण दिया उसमें हार की और इलेक्टोरल बॉन्ड पर अदालत से पड़ी फटकार की, यानी दोनों की बौखलाहट मोदी के अंदर साफ साफ दिखाई दी। और इन सब के बीच आज राहुल गांधी ने प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जो जनसभाएं की उसमें बेहद आक्रामक तरीके से बीजेपी के सच को जनता के सामने राहुल गांधी ने खोलकर रख दिया है। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं जो राहुल गांधी का ये वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें जो हैं खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। जरा वीडियो देखिए। 100 रुपए का नोट दो मुझे। ये देखो, अगर 100 रुपए बजट में खर्च हुए, 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी है तुम लोगों की। हर रोज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने पूछा पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में, सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। दलित कितने हैं हिंदुस्तान में, हमें नहीं मालूम। आदिवासी कितने हैं, हमें नहीं मालूम। जनरल कास्ट के गरीब कितने हैं, हमें नहीं मालूम। ये नरेंद्र मोदी को वहाँ पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, 90 में से 7 आपके। पता कहाँ बैठे? छोटे से कमरे में बैठे हैं पीछे। और उनको कहा जाता है तुम लोग चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हारा ACR उड़ा दिया जाएगा, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे पिछड़े ब्यूरोक्रेट की, दलित ब्यूरोक्रेट की, आदिवासी ब्यूरोक्रेट की रोज हत्या होती है। ACR नाम समझ लो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये आज नहीं तो कल 73% जग जाएगा। इस तूफान को नहीं रोका जा सकता। तो सुना आपने, 100 रुपए के नोट में कितने रुपए पर ओबीसी का हक होता है, इसे राहुल गांधी ने बिल्कुल आसान तरीके से सबको समझा दिया है। इससे पहले सुबह प्रतापगढ़ में भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कही कि पूरे सिस्टम का सच सामने आ गया। देश को बर्बाद करने वाले नेताओं और सिस्टम की पोल 1 मिनट में राहुल गांधी ने खोल कर रख दी, पूरे सिस्टम को हिला दिया। मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं यह बताने से पहले आइए जरा देख लेते हैं इस वीडियो को। राहुल गांधी का यह दूसरा वीडियो जरा देखिए। प्रतापगढ़ 1 मिनट में समझाने जा रहा हूं। यह है ऋषभ सिंह, अच्छी तरह देखो इसको, ठीक है। अब मान लो मैं ऋषभ सिंह, हम सब ऋषभ सिंह का जेब काटना चाहते हैं। मान लो ये तो सिक्योरिटी वाले हैं। मान लो यहां पे लोगों ने मन बना लिया इसकी जेब काटनी है। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम कहेंगे वो ऋषभ उधर देख, उधर देख, वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देख, ओए वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख, वो क्रिकेट। पहला काम ये। फिर ऋषभ सिंह उधर देखेगा, उधर देखो, ये पीछे से बंदा आएगा, जेब काट लेगा, ठीक है। इसका नाम अदानी, वो जो ये कर रहा है उसका नाम मोदी। और तीसरा यहां पे एक बंदा खड़ा रहेगा, भैया मुझे एक डंडा देना जरा। हाँ ये दो, डंडा दो। और तीसरा यहां पे एक पीछे होगा, एक पीछे होगा वो अदानी, एक मोदी कहेगा इधर उधर देखो। और ये तीसरा यहां पे डंडा लिए खड़ा होगा, ऐसे 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 डंडा लिए खड़ा होगा। अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो डंडा। अमित शाह, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, ये सब। मैं काशी मंदिर गया, बात समझो आप। मैं काशी मंदिर गया, मैं शिव को मानता हूं। मैं काशी मंदिर गया, वहां
तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी को बहुत आसान भाषा में अपनी बात यहां रखते हुए अपनी जीप पर एक व्यक्ति को, एक युवा को चढ़ाकर राहुल गांधी ने बता दिया कि उसकी जेब कैसे काटी जा सकती है और इस वक्त के सिस्टम में कैसे आम लोगों की जेबें काटी जा रही हैं। 1 मिनट में राहुल गांधी ने मोदी, शाह, अडानी, मीडिया, ईडी, आईटी यानी जांच एजेंसियां सबके पैतरों से जनता को वाकिफ करा दिया। आपको बता दूं दोस्तों कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के भी अमेठी में है। कल राहुल गांधी अपने पुरखों के शहर प्रयागराज में थे और आज वो अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी में थे। कल की तरह आज भी अमेठी और प्रतापगढ़ में राहुल गांधी के लिए भारी भीड़ उमड़ी। राहुल इस बार पैदल तो कम चल रहे हैं, जीप या बस से ज्यादा चल रहे हैं और उसमें भी वो आम जनता में किसी न किसी को अपने साथ बिठा लेते हैं और फिर उसके जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं। कल भी आपने एक बेरोजगार नौजवान को राहुल गांधी के साथ देखा था और आज भी एक युवा राहुल के साथ था इस बस में, अभी इस जीप पे आप देख रहे हैं। राहुल ने आज केवल सरकार को ही नहीं बल्कि जनता को भी उसकी गलती का एहसास कराया है। उसे बताया है कि वो सो रही है, जागकर आंखें खोलकर देख नहीं पा रही है कि उसके साथ कैसा अन्याय हो रहा है। ये एक वीडियो और देख लेते हैं दोस्तों, आइए जरा, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ यहां हो रहा है जरा देखिए। तुम लोग सोए हुए लोग हो, मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है, अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है। होगा, कैसे नहीं होगा? अडानी ने डिसाइड किया होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। दम नहीं है तुम में। अब सुनो 90 लोगों में से। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी बहुत ही यहां अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। राहुल ने कहा कि मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो रहे हो। 73% हिंदुस्तान के लोग जो बब्बर शेर हैं, जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, जो इस देश को आगे लेकर जाता है, वो सो गया है, डर गया है। राहुल गांधी अमेठी में अपने लोगों के बीच पहुंचे तो पिछले चुनाव में अमेठी जीतने वाली स्मृति ईरानी को भी अमेठी में जनसंवाद कार्यक्रम आज ही करना पड़ा। स्मृति ईरानी जानती हैं कि एक बार तो यहां की जनता ने उन्हें जिता दिया, लेकिन राहुल जैसा प्रभाव उनका नहीं हो पाया है। पिछले 5 साल में यह देखिए जनसंवाद करती हुई स्मृति ईरानी आज, और वो प्रभाव स्मृति ईरानी यहां नहीं छोड़ पाई। तभी तो अपनी सांसद स्मृति ईरानी के होने के बावजूद लोग राहुल को सुनने के लिए उमड़े हुए थे। आज देखिए, सांसद हैं और यहां जनसभा कर रही हैं, जनसंवाद कार्यक्रम आज आनन फानन में स्मृति ईरानी ने अमेठी में इसको कर लिया, लेकिन उनकी सभा और राहुल गांधी की सभा दोनों में जबरदस्त अंतर, अलग। राहुल गांधी की जनसभा में जबरदस्त भीड़, लेकिन वहां लाए हुए लोग स्मृति ईरानी की सभा में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। राहुल भी बिना किसी लाग लपेट के प्रतापगढ़ से लेकर अमेठी तक लोगों को उनकी भलाई की बात समझाते रहे। राहुल गांधी का यह बदला हुआ अंदाज बता रहा है कि देश की सियासत में भी अब बहुत कुछ बदलने लगा है। एक तरफ जहां राहुल अब और अधिक मुखर होकर मोदी सरकार के गलत फैसलों के बारे में बोल रहे हैं, उनकी भाषा में अब आक्रामकता भी दिखने लगी है, एग्रेसिवनेस दिखने लगी है, और वहीं मोदी अब डिफेंसिव नजर आने लगे हैं। 400 पार की सीटें और तीसरी बार सत्ता में लौटने का दावा करने वाले मोदी अपना बचाव करते हुए लोकतंत्र के मूल्यों पर भी सवाल उठाने लगे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगे बताता हूं। दरअसल आज मोदी जी वो भी उत्तर प्रदेश में थे। देखिए, मोदी भी आज उत्तर प्रदेश के संभल में थे, शुरुआत में आपको बता चुका हूं। यूपी के संभल में कल की धाम के शिलान्यास के लिए गए थे मोदी जी, जहां उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो उनकी हताशा को दिखा रही हैं। आइए पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मोदी जी यहां। कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं।
प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे, इस व्यक्त में हम जुगर रहे। और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। कुछ समझ आया दोस्तों आप लोगों को? शायद आपने गौर से सुना हो तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को अपने बचाव के लिए मोदी ने बेहद गलत तरीके से यहां पेश कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र में संविधान ने हर नागरिक को सवाल पूछने का हक दिया है। अगर मोदी को उनके दोस्त उपहार में कुछ भी देंगे तो देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी यह जिम्मेदारी है कि वो इस लेन देन का सच जनता को बताएं और पूरी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी रखें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने का हक भी जनता को है। लेकिन मोदी को इस बात पर भी आपत्ति है कि पीआईएल क्यों लगाई जाती है। राहुल गांधी इसी अलोकतांत्रिक रवैये की ओर जनता का ध्यान दिला रहे हैं और मोदी पर अपने मित्र अदानी का विशेष ध्यान रखने का आरोप भी राहुल गांधी लगाते रहे हैं। तो क्या आज के अपने भाषण में श्री कृष्ण और सुदामा का उदाहरण देकर मोदी अदानी से अपनी दोस्ती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को जो झटका दिया है उसकी पीड़ा मोदी को हो रही है? यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों। वैसे आज फिर सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने मतपत्र पर निशान लगाए थे। आज कोर्ट ने मसीह पर मुकदमा चलाने तो कहा ही है, कल इस मामले में फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव जल्दी होने चाहिए क्योंकि दल बदल की घटनाएं हो रही हैं। आपको बता दूं कि आज की सुनवाई से पहले चंडीगढ़ मेयर मनोज सोनकर ने कल शाम को इस्तीफा तो दे दिया था, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को बीजेपी ने अपने खेमे में ले लिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई है वो सही है और बीजेपी ने एक बार फिर पिछले दरवाजे से सत्ता में लौटने का खेल खेला है। हॉर्स ट्रेडिंग तक आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए इस पर भी चिंता जताई सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या सीधे रास्ते पर चलने से डरती है बीजेपी, क्या हार के डर से डिफेंसिव हो रहे हैं मोदी, और कैसे राहुल पूरे सिस्टम को हिला रहे हैं, यह भी समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत करता हूं। कुछ देर बाद कुछ एक और साथी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, और आप सभी तमाम साथी दर्शक, हमारे शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, उन सबका, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, राहुल गांधी के 3 अलग अलग वक्तव्य बयान आप सुन चुके, क्या कुछ कहेंगे इस पे? निश्चित रूप से जैसे जैसे इनकी यात्रा चल रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जन जुड़ाव बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि अब चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो ऐसे वक्त में, और खासकर जब राहुल गांधी अपनी जमीन पर खड़े हैं, उनकी जमीन कहां से शुरू हो जाती है? उत्तर प्रदेश से। जैसा मैंने कल भी कहा कि प्रयागराज जैसी जगह से जब उन्होंने ललकारा है, और उसके पहले बनारस से भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की, मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, प्रयागराज उनकी अपनी जगह है, जहां पर नेहरू जी का पूरा परिवार बसा, वहां से आगे बढ़ा। वो नैनी जेल वगैरह बहुत पूरा का पूरा इतिहास है उस पूरे के पूरे क्षेत्र में छाया हुआ है। आज उन्होंने यहाँ पर जो बात कही है, उन्होंने अभी तक तो जो है ऐसे वो किसी भी वर्ग को ललकारते नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने साफ कहा कि देखिए आप लोग सोए हुए हैं। और ये बात सही है कि ओबीसी हुए, दलित हुए, आदिवासी, महिला, ये जो वर्ग है इतना बड़ा चंक है जो इस पूरे देश को बदल सकता है, और दुर्भाग्य से वो सारे के सारे अपने अधिकारों के प्रति जो है वो जागरूक नहीं है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि राहुल गांधी जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो कर रहे हैं वो नागरिक चेतना को जगाने का काम कर रहे हैं। लोगों ने एक प्रकार से मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को
और ये जो पूरा सेटअप है पॉलिटिक्स का, इसको एक तरह से स्वीकार कर लिया था। ऐसा कहा जाता था कि आप जो कर रहे हैं सब कुछ सही कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि इस तरीके से कैसे आपकी जेब काटी जा रही है। आप देखिए जो उन्होंने जो उदाहरण दिया कि एक आदमी आपका ध्यान बटाएगा, इस बात को पहले भी वो कह चुके थे, जिसके ऊपर काफी बवाल मचा था, लेकिन यहाँ आकर जब उन्होंने फिर से रिपीट किया है उस बात को, तो इसका मतलब है कि उन्हें अब इस बात की कोई चिंता नहीं। आपको केस चलाना है, केस चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये राहुल गांधी का अपना क्षेत्र है। अपना का मतलब उनकी कोई, सही मायनों में अगर एक जुमला कहा, एक कहावत की तरह अक्सर कहा जाता है कि क्या ये उनकी बपौती है, तो मैं कहता हूँ हाँ, ये उनकी बपौती है। यहीं पर जो है पूरा का पूरा नेहरू खानदान यहाँ पर से खड़ा हुआ, पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया। तो राहुल गांधी का आज जो भाषण है, इसका मतलब है कि जो अभी तक वो बड़े संकोच के साथ कई चीजें बोला करते थे, आक्रामक तो पिछले कुछ समय से निश्चित रूप से हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी एक सभ्य और शालीन किस्म के पॉलिटिशियन माने जाते रहे हैं, चाहे जो कुछ भी उनके साथ हुआ। और वही शालीनता, वही सौम्यता जो है, उन्हें उनके ऊपर पप्पू की ब्रांडिंग कर दी गई थी। आज बताइए मुझे कौन कह सकता है उसको कि आप पप्पू हैं? ये वो बच्चे लोग हैं जिनके 8 साल 10 साल पहले मान के चलते थे कि मोदी है तो मुमकिन है। आज ये बच्चे पहुंच रहे हैं राहुल गांधी के साथ, जवाब दे रहे हैं और अब सारी बातों को समझ रहे हैं। दूसरी बात देखिए, आज जो बहुत ही जो उनका भाषण था मोदी जी का, मैं कहता हूं कि बहुत ही अशोभनीय भाषण है। जिस प्रकार से उन्होंने मजाक उड़ाया, अरे भाई आप सरकार है, न्यायपालिका का अस्तित्व जो है वो आपके कृपा पर नहीं है, उसके संविधान में पूरी की पूरी उसका अरेंजमेंट है। आप अपनी भड़ास क्यों निकाल रहे हैं? सब लोग समझ रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला था, फिर ये मेयर वाला मामला है, इस मामले के कारण जो मोदी जी बौखलाए हुए हैं, उसका प्रदर्शन आज उन्होंने खुल के किया। सुदामा और कृष्ण की बात जो है वो उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत ही सामान्य किस्म के जोक उन्होंने सुना है, जो एक प्रधानमंत्री को बिल्कुल नहीं कहने चाहिए इस तरीके की बातें। उन्हें तो ये बताना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हम किस प्रकार से चुनाव के सुधार करेंगे, वहां पर जो हमारे किसान भाई जो इकट्ठे हैं, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, ये क्यों नहीं बताते आप? पिछले समय तो आपने उनके आंदोलन को, जो अपने कृषि कानूनों को वापस ले लिया था, आज आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, विवरण के साथ बताना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए, ये वो मंच है। लेकिन यहाँ पर भी उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बौखलाहट जो लगातार जो खुलती जा रही है, राहुल इधर आक्रामक हो रहे हैं, उधर अदालत आक्रामक हो रही है, और तीसरा एक बहुत बड़ा मोर्चा जो खुल गया है, वो खुल गया है दिल्ली के बॉर्डर्स पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी जो बौखलाहट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी महंगी साबित होने जा रही है। अच्छा हो कि इसके बजाय भारतीय जनता पार्टी जो है इन चीजों को एक्सप्लेन करे, लोगों को संभालने की कोशिश करे, लोकतंत्र को सही राह पर लाने की कोशिश करे, लेकिन जिसकी हमको कोई उम्मीद नहीं है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ 3-4 मोर्चे खुल चुके हैं और उन मोर्चों को अगर देखें तो ये साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर फंसी हुई है मोदी सरकार, मोदी जी खुद फंस चुके हैं। और वो मोर्चे कौन कौन से? एक तो राहुल गांधी गरज रहे हैं और जबरदस्त भाषण उनका था जो अभी आप सुन भी रहे थे। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, मोदी जी जो कह रहे हैं कल की धाम के शिलान्यास पे, और सीधे एक कटाक्ष है, हमला है, कटाक्ष ना कहें तो हमला है देश की न्यायपालिका पर। छोटा मोटा हमला नहीं, देश की उस जनता पे जो PIL लगाती है उस पे भी हमला है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो बता रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी तरफ किसानों का जिक्र कर ही रहे हैं यहां हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। और चौथी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि झटका यहां बीजेपी को या मोदी जी को एक नहीं कई झटके लग रहे हैं। राहुल गांधी झटका दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट झटका दे रहा है, झटका किसान भी दे रहे हैं, और एक झटका जिसमें चंडीगढ़ में आप अपना मेयर अपॉइंट कर चुके थे, उसको इस्तीफा देना पड़ा, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसको भी अब उसके ऊपर भी केस होगा, वो भी जेल जाएगा। ये सब कुछ, और कल को मुंह की खानी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में। इन सब तमाम चीजों को अगर देखें तो कहां पे आप पाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कहां पे पाते हैं आप यहां से कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि कांग्रेस की ही बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी विपक्ष की बात नहीं हो रही है, राहुल गांधी सड़क पे हैं, कांग्रेस पार्टी को। और क्यों भागी भागी पहुंचना पड़ा अमेठी स्मृति ईरानी को? राजीव जी, तमाम स्थितियां जो हैं उन्हें देखकर कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है वो क्या करे। सुप्रीम कोर्ट का रवैया, सुप्रीम कोर्ट जो बात करी, कई बार मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो देश के लोगों को कैसे न्याय मिलता, लोगों को न्याय की अपेक्षा कैसे होती।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं उससे उम्मीद जगती। बीजेपी जो कहती कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है, अगर बीजेपी का आला कमान खुद चंडीगढ़ में उस अधिकारी के खिलाफ प्रस्ताव रखता, बयान रखता, अनिल मसीह के खिलाफ, जिसने गलत तरीके से दूसरी पार्टी के लोगों के वोट खारिज किए थे और बीजेपी के व्यक्ति को महापौर नियुक्त किया था। अब जबकि कोर्ट ने इस बारे में फैसला दे दिया है और महापौर ने इस्तीफा दे दिया है, तब तो बीजेपी को चाहिए कि वो अपनी स्थिति सुधार ले, लेकिन अभी भी स्थिति सुधर नहीं रही है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने जिस तरह कृष्ण और सुदामा का रूपक रचा है, रूपक बात कही है रूपकों में, तो बड़ी हास्यास्पद लगा मुझे कि आखिर अडानी जी कौन है? अडानी जी सुदामा है या अडानी जी कृष्ण है? पता नहीं क्या कहना चाहते। तीसरी बात है कि जिस तरह से चुनाव के पहले सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है, आज उन्होंने 10 लाख करोड़ के 14,619 प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और अब उन्होंने एक और जुमला यूपी में फेंक दिया, यूपी मतलब अल्टीमेट पोटेंशियल। ये नारे गढ़ना, मुहावरे गढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी कहना क्या चाहते हैं कि बाकी जगह पोटेंशियल नहीं है, केवल यूपी में है। केवल यूपी का यू और पी लेके उन्होंने कोई शब्द बना लिया और उस बारे में बात करने लगे। मुझे लगता है कि बीजेपी को अपनी चुनाव नीतियों पर फिर से सोचना चाहिए, और जो दावा करते थे कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है, तो वो पेश करना चाहिए। अभी तक तो जो लगा पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है ये, बल्कि कुछ ऐसा काम कर रही है जो किसी और से अपेक्षा नहीं थी। एक विचित्र बात है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में राज्यसभा में 4 लोगों को नामित किया है, और 4 लोगों में से चारों के चारों अलग अलग पार्टियों से आए हुए हैं। वहां अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा कांग्रेस से आए, उन्हें राज्यसभा में भेज दिया गया। प्रफुल्ल चंद्रकांत हंडोर भी कांग्रेस से आए थे, उन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है, और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से आए थे। तो ये पार्टी विद द डिफरेंस है, तो दूसरे दलों की पीठ पर सवार होकर किसी भी तरह सत्ता में बनी रहना चाहती है। बीजेपी को इस सबसे पार पाना चाहिए, और जो कहती है कि हम नीति और सिद्धांतों की बात करते हैं, उस पर काम करना चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा का जो प्रतिसाद यूपी में है, मुझे लगा कि स्मृति ईरानी को डर लगने लगा है। वो जिस तरह के जुमले फेंक कर, जिस तरह के वादे करके उत्तर प्रदेश से चुनाव जीती थी, उन्हें लगता है कि अगर राहुल गांधी वहां आए तो उनकी सीट गड़बड़ा जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि स्मृति ईरानी खुद गई होंगी, इसका मुझे भरोसा नहीं। उन्हें पार्टी आला कमान ने कहा होगा कि भाई अगर राहुल गांधी अपने क्षेत्र में वापस आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाती, इसके बिना तो वो जाते नहीं। और मूल बात है कि राहुल गांधी ने जिस तरह का कम्युनिकेशन लोगों से बनाया है, लोगों की भाषा, लोगों से उनकी भाषा में बात कर रहे हैं, उदाहरण देकर बात कर रहे हैं, और जो नुक्कड़ नाटक के स्टाइल में उन्होंने बताया कि देखिए जेब कैसे काटी जाती है। उन्होंने प्रतीक बताया कि जेब कतरा कौन है, प्रतीक बताया कि पुलिस वाला कौन है। तो ये सारी चीजें लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो ये तरीका राहुल गांधी का हमेशा से रहा है कि उन लोगों की भाषा में बात करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं करते, सीधी सीधी बातें करते हैं, उनके मन में कोई बुरी भावना नहीं होती, और जो भी अनुभव उनके रहे हैं, जो बयान उन्होंने दिए हैं, उन सब बयानों पर वो अडिग रहे। और बाद में बीजेपी की सरकार ने ये पाया कि राहुल गांधी जो भी बोलते रहे हैं वो ज्यादा व्यावहारिक है, ज्यादा सही है, ज्यादा सटीक है। तो इन सब बातों से नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी थोड़ी डरी हुई है कि राहुल गांधी अगर यूपी में जाकर, अभी तो कम समय दिया है, अगर राहुल गांधी यूपी में थोड़ा समय दे दें तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि यूपी में कितना बड़ा बदलाव वो कर सकते हैं। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो एक रूपक देकर जो इस युवा के साथ राहुल गांधी बता रहे हैं कैसे आपके जेब काटे जाते हैं, जरा इसको सुन लेते हैं फिर से। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेब कतरा कैसे आता है, ये जेब कतरे कौन हैं, कैसे इस देश को चलाया जा रहा है और लोगों के जेब काटे जा रहे हैं। जरा उसको सुनते हैं, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आते हैं। सुनिए जरा। 1 मिनट में समझाने जा रहा हूं। यह है ऋषभ सिंह, अच्छी तरह देखो इसको, ठीक है। अब मान लो मैं ऋषभ सिंह, हम सब ऋषभ सिंह का जेब काटने जाते हैं। मान लो ये तो सिक्योरिटी वाले हैं। मान लो
यहां पे लोगों ने मन बना लिया इसकी जेब काटनी है। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम कहेंगे, और ऋषभ उधर देख, उधर देख, वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख, वो क्रिकेट। पहला काम ये है। फिर ऋषभ सिंह उधर देखेगा, उधर देखो, ये पीछे से बंदा आएगा, जेब काट लेगा, ठीक है? इसका नाम अदानी, वो जो ये कर रहा है उसका नाम मोदी। और तीसरा यहां पे एक बंदा खड़ा रहेगा, भैया मुझे एक डंडा देना जरा, हाँ ये दो डंडा दो। और तीसरा यहां पे एक पीछे होगा, एक पीछे होगा वो अदानी, एक मोदी कहेगा इधर उधर देखो, और ये तीसरा यहां पे डंडा लिए खड़ा होगा, ऐसे 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 डंडा लिए खड़ा होगा। अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो डंडा। अमित शाह, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, ये सब। मैं काशी मंदिर गया, बात समझो आप, मैं काशी मंदिर गया, मैं शिव को मानता हूं, मैं काशी मंदिर गया, वहां तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी, प्रशांत टंडन जी सीधा सीधा बताते हुए कुछ ही शब्दों में, एक आध मिनट में तमाम बातें, देश की जो स्थिति है, मौजूदा हालात में कैसे देश को इस समय हम देख रहे हैं किस दिशा में, एक डायरेक्शन जो है वो बताने की कोशिश यहां राहुल गांधी कर रहे थे। और एक युवा को कल भी एक युवा को अपने साथ रखे थे, आज भी एक युवा को बुलाते हैं और उसके साथ जो बातें कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुदामा और कृष्ण की बात करते हुए वो कहीं ना कहीं सीधा हमला अपने ही न्यायपालिका पर कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री से ये क्या शोभा देता है, न्यायपालिका पे हमला। और उसमें दो बातें, एक तो यही जो पहले रख चुका हूं, थोड़ा रिपीट कर रहा हूं उनके लिए जो बाद में जुड़े हैं। एक तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातें हैं वो साफ दो मसलों पे समझ में आती हैं। एक, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बीजेपी मुंह की खा चुकी है, इसलिए क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट ने यहां सीधा का सीधा एक आईना दिखा दिया है, बीजेपी के खिलाफ यह मामला, यह फैसला जाता हुआ दिखा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि सुदामा और कृष्ण की दोस्ती को कहीं आप खुद से और अदानी से तो नहीं जोड़ रहे हैं, यह भी है। और इससे अगर जोड़ के देखा जाए तब भी तीर जो है वो निशाने पे है राहुल गांधी की, और वो भी कहां बोल रहे हैं, ये तमाम बातें प्रतापगढ़ और अमेठी में यानी उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं। कैसे देखा जाएगा इसको? प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रशांत जी आपके पास। राजीव जी, राहुल गांधी का मैंने वो स्पीच प्रतापगढ़ में सुना, प्रतापगढ़ का स्पीच, और वो स्पीच राजीव जी ऐसा है कि अगर उसको ये मीडिया दिखा दे तो इस देश में तूफान खड़ा हो जाएगा। मैं वो स्पीच पर आता हूं क्योंकि राहुल गांधी जो स्पीच दे रहे हैं बहुत बड़ा रिस्क अपने लिए भी ले रहे हैं, और मैं अभी उस पर आऊंगा। लेकिन जो पहला सवाल है आपका कि मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आज किया चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, और बीजेपी ने ये सोचा था कि वो आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर्स को खरीद लेंगे और सुप्रीम कोर्ट दोबारा मतदान कराएगा तो हम कर लेंगे, तो यानी ये कैमरे के पीछे की जो रिगिंग है उसकी तैयारी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी नस काट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जो काउंटिंग हो चुकी है वही मानी जाएगी। जो अनिल मसीह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे जिन पर क्रॉस लगाया है उन बैलेट पेपर को मिला के काउंटिंग होगी। तो जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी। और पिछले सप्ताह हमने देखा कि किस तरीके से कॉर्पोरेट बॉन्ड को लेकर, तो मोदी जी का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो हताशा है, वो हताशा अब सामने साफ नजर आ रही है कि आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। कह रहे हैं कि सुदामा अगर कृष्ण को चावल देगा तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लोग, सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे जी। यहाँ सुदामा कौन है भाई?
16,500 करोड़ के कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदे गए, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। तो ये 16,500 करोड़ के जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसमें 95% जो बॉन्ड्स हैं राजीव जी, वो 1 करोड़ से ऊपर ही कीमत के हैं। जी। ये अडानी, अंबानी, ये टाटा, बिरला, ये लोग जो है ये सुदामा है। ये पीछे से पैसा देने वाले ये सुदामा है। दरअसल राजीव जी हुआ क्या है, मोदी जी ने क्या किया है कि इस देश की सत्ता को बैक सीट ड्राइविंग यानी पीछे से कॉर्पोरेट चला रहा है, पूंजीपति चला रहा है। ये मोदी जी की उपलब्धि है। ये उन्होंने किया है अपनी कमजोरी की वजह से। पहली बार राजीव जी इस देश में हुआ है। मैंने तमाम उद्योगपतियों को देखा है, आपने भी देखा होगा अपने जर्नलिस्टिक करियर में। उद्योगपति राजनेताओं से हाथ जोड़ के मिलते थे, लाइन लगा के। बाहर उनको सोफे में बिठाया जाता था, इंतजार करते थे। इनके दलाल घूमते थे मंत्रालयों में। अब तो मंत्री इनके यहां घूम रहे हैं, और ये पिछले दरवाजे से, यानी अब का जो उद्योगपति, चुने हुए कुछ उद्योगपति देश की सत्ता वही चला रहे हैं। मोदी जी मुखौटा है उनके केवल, जी। कठपुतली की डोर उन लोगों के हाथ में है। और ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के, इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले से साबित हो गया कि किस तरीके से कठपुतली की जो डोर है वो 16,500 करोड़ के जो कॉर्पोरेट इलेक्टोरल बॉन्ड थे उसके जरिए थी। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड में डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत बातें ऑलरेडी हो चुकी है। अब मैं राहुल गांधी की स्पीच पे आता हूँ। राजीव जी, पहली बात तो राहुल गांधी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपने लिए, क्योंकि वो इस देश में जो अभी तक नहीं हुआ वो कर रहे हैं। और जिस भाषा में वो बोल रहे हैं, वंचित समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, वो इस देश का जो वर्चस्ववादी, उसकी तो चूल्हे हिल जाएंगी और वो किसी भी हद तक जाएगा। मैं तो आज के भाषण के बाद से राहुल गांधी की सुरक्षा के प्रति चिंतित हूं कि जिस तरीके से भीड़ में जाके वो भाषण देते हैं, क्योंकि कोई बड़ा षड्यंत्र उनके खिलाफ अब हो सकता है। क्योंकि ये जो राहुल गांधी काम कर रहे हैं राजीव जी, वो काम तो इस देश को बदल देगा हमेशा के लिए। 73%, 80% लोगों को वो कह रहे हैं कि तुम सत्ता में हो ही नहीं। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जजेस में आप नहीं है, आप प्रोफेसर्स में नहीं है, आप आईएएस में नहीं है। इस भाषा में राजीव जी सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले नेता भी नहीं बोल पाए आज तक। जी बिल्कुल। आप याद कर लीजिए किसी को, मुलायम सिंह यादव को याद कर लीजिए, आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए, आप कुछ हद तक काफी लालू प्रसाद यादव बोलते हैं, तो लालू प्रसाद यादव उसका कीमत भी चुका रहे हैं। मायावती ने बोला तो मायावती कीमत चुका रही है। दुनिया भर की एजेंसी उनके पीछे डरा दिया गया है। अखिलेश यादव के पीछे है। हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं कि वो जेल में है। तो जो भी वंचित समाज की बात करेगा वो जो है उसको सबक सिखाया जाएगा। राहुल गांधी उस स्थिति में है जहां वो बहुत मुखर तौर पे बात कर सकते हैं और वो जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि यूपी आते आते उनके पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है उसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि इस देश की समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। उत्तर प्रदेश आते आते राहुल गांधी एकदम बहुत साफ स्पष्ट तौर पे बात कर रहे हैं कि इस देश में वर्चस्ववादियों का जो है कब्जा है। वही उद्योगपति हैं, वही सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, तो सारे निजाम में वो बैठे हुए हैं।
इस भाषा में, इस शैली में, इस आक्रामक तेवर में राजीव जी मैंने सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले नेताओं को नहीं देखा बात करते हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भले चुनाव में क्या असर होगा नहीं होगा वो मैं देखता हूं, देखेंगे हम लोग, लेकिन बिल्कुल देश की राजनीति को ये बहुत लंबे समय तक प्रभावित करेगा। और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ये काम अगर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। इस तरीके के नैरेटिव के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, या भारत की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कोई सर्वे कुछ काम नहीं आएगा। ये एकदम हो सकता है अगर लोगों के अंदर ये बात पहुंच गई, ये संदेश पहुंच गया अगर लोगों तक, जो आज राहुल गांधी ने भाषण दिया है, तो इस देश की राजनीति बदल जाएगी। इसमें मोदी, अडानी, अंबानी, मीडिया कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत कुछ पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल जो वोकैबुलरी है वो भी काफ़ी, उसमें भी इजाफा हुआ है राहुल गांधी का। और जैसे आज भाषण दे रहे थे, उस भाषण को देखिए तो साफ समझ में आता है। ज़रा सबसे शुरुआत वाला जो 100 रुपये वाला, उसको लेके आते हैं और फिर सीधे प्रोफेसर रविकांत जी के पास आते हैं। ज़रा उसको देखना, क्योंकि वो प्रतापगढ़ में वो भाषण था, बहुत इंपॉर्टेंट भाषण। ज़रा पहली बाइट जो हमने सुनाई थी उसको लेके आइए जल्दी से। 100 रुपए का नोट दो मुझे, ये देखो। अगर 100 रुपए बजट में खर्च हुए, 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी है तुम लोगों की। हर रोज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने पूछा पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में, सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। दलित कितने हैं हिंदुस्तान में, हमें नहीं मालूम। आदिवासी कितने हैं, हमें नहीं मालूम। जनरल कास्ट के गरीब कितने हैं, हमें नहीं मालूम। ये नरेंद्र मोदी को वहाँ पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, 90 में से 7 आपके, पता कहाँ बैठे? छोटे से कमरे में बैठे हैं पीछे। और उनको कहा जाता है तुम लोग चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हारा ACR उड़ा दिया जाएगा, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे पिछड़े ब्यूरोक्रेट की, दलित ब्यूरोक्रेट की, आदिवासी ब्यूरोक्रेट की रोज हत्या होती है। ACR नाम समझ लो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये आज नहीं तो कल 73% जग जाएगा। इस तूफान को नहीं रोका जा सकता। सुन रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी, जबरदस्त भाषण, जबरदस्त। कितना असर देखते हैं इसका। और चूंकि आप लखनऊ बैठे हुए हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं आपसे, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ है। राहुल गांधी का जो ये तूफान है, क्योंकि जो बात कह रहे हैं 73%, और जिस लहजे में भाषण दे रहे हैं, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे अमेठी हो, चाहे कल हमने इधर देखा, प्रयागराज में देखा, और उधर उससे पहले भदोही का भाषण, चाहे वाराणसी का भाषण, हर भाषण में एक तेवर है राहुल गांधी के। ये तेवर, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक मणिपुर की जहां से यात्रा शुरू हुई थी, पर्सनली मैं भी था, पूरी टीम थी, आप सब जानते हैं, हम लोग लगातार कवरेज करते हुए आ रहे थे राहुल गांधी का। ये तेवर वहां नहीं दिखाई दे रहा था, ये तेवर बिहार में भी नहीं दिखाई दिया जो यहां उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं इसको आप? राजू जी, जो भाषण हम लोगों ने सुना, और पूरे दिन आज इसी भाषण की चर्चा उत्तर प्रदेश की जमीन पर हो रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाला भाषण है। और ये कांशीराम की जमीन है जिसने सामाजिक न्याय को जमीन पर उतार करके दिखाया। और कहां बोल रहे राहुल गांधी? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ को सामंतवाद की प्रयोगशाला माना जाता है, और वहां पर खड़े होकर के दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात करना, उनके हक हुकूक की बात करना, और उनके साथ होने वाले अन्याय की बात करना, मुझे लगता है कि सीधे सामंतवाद के छाती पर कील ठोकना है राजीव जी। ये राहुल गांधी का भाषण सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भाषण है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो कमी हम लोग देख रहे थे, जो एक तरह से खालीपन देख रहे थे, मायावती फायर ब्रांड नेता बहुजन समाज के लिए, वो खामोश हैं। अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता, वो खामोश हैं। और ऐसे में जब राहुल गांधी बब्बर शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, पूरे चैलेंज दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और एक्सपोज कर रहे हैं कि उनको चलाने वाले कौन है, कारपोरेट इस देश को चला रहा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो जमीन पर ऊपर एक पपड़ी जम गई थी, उसको आज राहुल गांधी उर्वर बना रहे हैं। और यह भाषण उत्तर प्रदेश में एक बड़े बदलाव का संकेत नहीं है, यह इबारत लिखने जा रहा है
अगर ये प्रतापगढ़ में भाषण है तो इसकी गूंज बुंदेलखंड तक जा रही है, इसकी गूंज झारखंड तक जा रही है, इसकी अनगूंज दक्षिण भारत के और सुदूर क्षेत्र तक जा रही है। और मुझे लगता है कि इस भाषण के जरिए राहुल गांधी ने, अभी जो प्रशांत जी ने बात कही कि ऐसा भाषण तो पहले कभी नहीं दिया गया और कांग्रेस पार्टी के तो किसी लीडर ने नहीं दिया। राहुल गांधी बदले नहीं है, पूरे तौर पर देश के मिजाज को समझ करके आज के दौर की जो पूरी राजनीतिक चेतना है, जरूरत है और उसके हिसाब से लड़ाई किस तरह से होगी, वो कह चुके हैं कि लड़ाई तो गॉडसे बनाम गांधी की है, लेकिन इस गांधी के रास्ते में राहुल गांधी अंबेडकर के तेवर के साथ, नेहरू की समझदारी के साथ जिस तरह से सड़क पर उतर करके गांधी के रास्ते निकले हैं, और गांधी ने भी 42 में नारा दिया था, करो या मरो, और उस समय भी उन्होंने ये जरूर कहा था कि हमें सत्याग्रह करना है, हमें कायरों की तरह हथियार नहीं उठाना है, लोगों पर प्रहार नहीं करना है अंग्रेजी हुकूमत पर, लेकिन अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। और आज जिस तरह से एक दशक में दलित, पिछड़े और आदिवासियों के अधिकारों पर कैंची नहीं चली है, हथियार चला है, डाका पड़ा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी दो टूक जिस शब्दावली में बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिर कोई कांशीराम उभर करके आया है, फिर कोई अंबेडकर उभर करके आया है, और वो इस बात को तायद कर रहा है कि आने वाला वक्त इसी भाषा का होगा, इसी राहुल गांधी के विचार का होगा। क्योंकि जब देश में लोकतंत्र और संविधान पर हमला हो रहा हो, जब धर्मतंत्र में तब्दील करने की कोशिश हो रही हो, जब लोगों की जबानें बंद की जा रही हो, जब दलितों, पिछड़ों के मुंह पर पेशाब की जा रही हो, उल्टा लटका करके उनको पीटा जा रहा हो, ऐसे वक्त में आप खामोशी से राजनीति नहीं कर सकते, आपको बदलने की जरूरत पड़ेगी। वोट तो आते जाते हैं, लोगों को जब तक चेतना नहीं बदली जाएगी तब तक राजनीति नहीं बदल सकती। समाज बदलने के लिए राहुल गांधी आज प्रतापगढ़ में खड़े हैं, और वो मुझे लगता है कि जो लोग कहते थे कि बीजेपी ने जो नुकसान किया है इसको बदलने में दशकों लग जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जैसी शख्सियत ये तायद कर रही है कि नहीं, दशकों नहीं लगेंगे, बल्कि इसी जमीन पर खड़े होकर के इसे केवल सालों में बदला जा सकता है। 2-4 साल में भी उस पूरी नफरत को खत्म करके, उस अन्याय को खत्म करके समता और बंधुत्व और न्याय के रास्ते पर चला जा सकता है, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है, लेकिन खामोशी से नहीं, कायराना अंदाज में नहीं, डंके की चोट पर संविधान को सामने रख करके। और वही भाषा, वही जबान, वही तेवर और वही संकल्प राहुल गांधी के इस भाषण में दिखाई पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि यह भाषण करोड़ों लोग देखेंगे, दुनिया भर में जो लोग भारत को लेकर के चिंतित हैं वो इस भाषण को सुन रहे हैं। अभी मैं जहां बैठा हुआ था वहां पर भी इस भाषण की चर्चा हो रही थी, और अभी जो आपने सुनाया रोंगटे खड़े कर देने वाला भाषण है। बदलाव का वाहक बनकर के यह भाषण आ रहा है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुंह के खिलाएगा यह भाषण। यही एक भाषण बहुत बड़ी इबारत लिखने जा रहा। राजीव जी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, एक सवाल और भी आपसे, क्योंकि चूंकि अमेठी भी बगल में है और अभी शाम को अमेठी में भी उन्होंने बहुत ही जोरदार, शानदार भाषण दिया है राहुल गांधी ने। उसी अमेठी में आज सुबह से पहुंची हुई थी स्मृति ईरानी भी, क्या प्रतिक्रिया है वहां से? देखिए, अमेठी में स्मृति ईरानी की जमीन वैसे ही खिसक चुकी है, और इसलिए 4 दिन के प्रवास पर वो आई हुई है। उनको काहे का डर है? मोदी जी तो 370 की बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए कहीं राजस्थान में कांग्रेस तोड़नी पड़ रही है, कहीं आपको महाराष्ट्र में किसी कांग्रेसी को लेना पड़ रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश में आप निगाहें जमा करके बैठे हैं, और अमेठी की जनता इस बार स्मृति ईरानी को जवाब देने जा रही है। कोई नहीं रोक सकता राहुल गांधी को इस बार। जो पिछली बार छल छल में झूठ प्रपंच रचा गया था अमेठी में, राहुल गांधी चुनाव हारे नहीं थे। राजीव जी, मैं बिल्कुल बगल में बैठा हुआ हूं और मुझे मालूम है कि किस तरह से राहुल गांधी को चुनाव हराया गया था, कौन कौन लोगों को साध करके, डरा धमका करके वोट किस तरह से वहां कब्जे किया गया था। लेकिन इस बार वो तमाम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि अमेठी नहीं बल्कि इस देश की रक्षा और इस देश को न्याय और समता का अगर कोई संकल्प दे सकता है, कोई अगर उसके सामने खड़ा हो सकता है, तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी आज सिर्फ अमेठी के नहीं है, राहुल गांधी सिर्फ भारत के नहीं है। राहुल गांधी की इस शख्सियत का, इस बौद्धिकता की चर्चा दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर हो रही है, और लोग यहां तक कह रहे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिनकी बात पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं,
जिनकी बात में कोई बौद्धिकता नहीं है, और दूसरी तरफ विपक्ष में खड़ा हुआ एक ऐसा संघर्षशील नौजवान है जो अपने सिद्धांत के लिए खड़ा हुआ है, जमा हुआ है, लोगों की रक्षा के लिए बिल्कुल उसी तरह से डटा हुआ है। तो वो राहुल गांधी और अमेठी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता इस बात को समझ चुकी है कि अब कोई अगर एकमात्र व्यक्ति जो लड़ रहा है इस सत्ता के सामने तो वो राहुल गांधी हैं। और अमेठी का जो लोग हैं वो उन्होंने खुद दिल खोल करके राहुल गांधी का इस्तकबाल किया है। इलाहाबाद में फूल बरसाए गए हैं कल, और लड़कियों ने वहां गुलाब की पंखुड़ियां दी है राहुल गांधी को, और इसीलिए धारा 144 लगाई गई थी। तो जो लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, अरे ये तो बीजेपी की जमीन है, लेकिन यहां पर राहुल गांधी का जिस तरह से स्वागत हो रहा है, जो उम्मीदें लोगों की जग रही हैं, उससे बीजेपी बौखलाई हुई है। मोदी जी लखनऊ में थे आज, और स्मृति ईरानी अमेठी में डेरा डाले हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार जनता तय करने जा रही है। राहुल गांधी तो पूरे देश के हो चुके हैं, और डगर डगर जिस तरह से वो चल रहे हैं वो इतिहास बना रहे हैं, वर्तमान तो लिख ही रहे हैं। जी जी बिल्कुल इतिहास बना रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम कोई नेता तो आज की तारीख में सीना ठोक के बात तो कर रहा है। जो बातें हैं वो पहुंचाने की, अब मीडिया के जरिए कितनी उनकी बातें पहुंच रही हैं, लेकिन जिस जिस जनता के बीच वो संबोधित कर रहे हैं उनका जो संबोधन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम उस एरिया के लोग तो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए उनके भाषण अगर आप सुने तो कई बातें रिपीट होती हुई जरूर सुनाई देंगी आपको, लेकिन रिपीट करना भी जरूरी इसलिए है क्योंकि मीडिया उनकी बातों को, उनके भाषणों को जन जन तक नहीं पहुंचा रहा है। जैसे प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे कि अगर उनका ये जो आज का भाषण अमेठी का खासकर और प्रतापगढ़ का भाषण अगर इसको मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंच जाए तो देश में तहलका मच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन एक दूसरा भाषण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कल की संभल में और कल की मंदिर के उद्घाटन में, जो उन्होंने कल की पीठ का जो उद्घाटन, वहां नीचे बैठ करके जो ताली बजा रहे थे, एक बार उस भाषण को भी सुनाना चाहता हूं। फिर आता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। मोदी जी कृष्ण और सुदामा का जिक्र कर रहे हैं, किस तरफ इशारा है ये आप समझ चुके होंगे, हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पे। सुनाना इसलिए चाहता हूं कि नीचे बैठ के मुस्कुराते हुए जो ताली बजा रहे हैं वो कौन साहब है, जरा ध्यान से आप देखिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सीधे आते हैं हम फिर अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। लाइए जरा उस भाषण को। कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे, और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। ये जो प्रमोद जी कह रहे हैं ना, ये प्रमोद कृष्णम हैं, वही प्रमोद कृष्णम जिनको कांग्रेस ने अभी अभी 6 साल के लिए अपनी पार्टी से बाहर निकाला है। अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे समझूं कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा, आपका नजरिया क्या कुछ कहता है, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक तरफ किसानों का आंदोलन, वो भी थोड़ी देर पहले एक ब्रेकिंग खबर आई, एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ साफ कह दिया है कि आप अभी तक जो एक नहीं बल्कि 4-4 बार जो मीटिंग किए उससे कुछ नहीं निकला और हमारी मांग जायज है और हम टिके हुए हैं। और अब एसकेएम ये जो दूसरा पार्ट है जो इस स्ट्राइक में है, जो दिल्ली मार्च के लिए आगे बढ़ रहा है, उसकी बात कर रहा हूं, यानी कि मना कर दिया है उनके प्रपोजल को, सरकार के प्रपोजल को। 4 बार मीटिंग हो चुकी, पहली मीटिंग 8 तारीख को 8 फरवरी, दूसरी मीटिंग 12 फरवरी, तीसरी मीटिंग 15 फरवरी और चौथी मीटिंग कल 18 फरवरी को। तो 4 मीटिंग के बाद कुछ नहीं निकला। किसान
अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ मुंह की खानी, और उधर सड़क पे राहुल गांधी, ये सबको जरा क्लब कीजिए तो क्या कुछ दिखाई देता है आपको? राजीव जी, सब कुछ मिलाकर के ये दिखाई पड़ता है कि एक तो प्रधानमंत्री ने ये मान लिया है कि प्रधानमंत्री की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचारी कहा है। ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य से आज के जो है ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री का आशय यही है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी पार्टी को भ्रष्टाचारी कह रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब जमाना ऐसा आ गया है, कोई चावल दे देता पोटली में बांध के तो उसको भ्रष्टाचारी जो है बता दिया जाता, पीआईएल दाखिल हो जाती। यानी पीआईएल दाखिल क्या हुई है? पीआईएल दाखिल हुई है, भ्रष्टाचारी भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार का ये साधन बन गया है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसी आधार पे उसने जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त किया था कि ये पारदर्शिता लाने का साधन नहीं है, बल्कि राजनीति में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का ये साधन है। तो प्रधानमंत्री जो परोक्ष रूप से कहा जाए तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा आया है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री से पैसा आया है। ये प्रधानमंत्री ने एक तरीके से स्वीकार कर दिया। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात क्या है वो हम नहीं जानते, प्रधानमंत्री स्वयं जानते होंगे उनकी मन की बात क्या है, लेकिन जो आभास मिल रहा है वो यही मिल रहा है राजीव। दूसरा, प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो है वो जनता के बीच में एक अविश्वास पैदा करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सीधा सीधा हमला करके। प्रधानमंत्री शायद इस बात से अनभिज्ञ होंगे, क्योंकि पता नहीं प्रधानमंत्री कितना पढ़े लिखे हैं या नहीं है। इस तरीके की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरीके से की जाती हैं तो ये अवमानना के क्षेत्र में भी आती है, प्रधानमंत्री भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने एक जज साहब को जो है थमा चुका है इस तरीके के अवमानना के नोटिस। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर संज्ञान ले लेगा कायदे से तो प्रधानमंत्री जो है फिर वो हाजिर होकर जो है वो आवाज लग रही होगी कि मोदी जी हाजिर हो, ये भी हो सकता है। कुल मिलाकर के राजीव जी है, अब प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ठीक है, जो भी कहते हो प्रधानमंत्री जो कहते हो वो है ठीक है, लेकिन राहुल गांधी राजीव जी जिस तरीके से चुनौती दे रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस चुनौती ने भी प्रधानमंत्री को जो है वो गड़बड़ा दिया है थोड़ा बहुत। और प्रधानमंत्री जो वो जाने क्या क्या कहने लग गए हैं, पता नहीं प्रधानमंत्री ने कुछ ये बोलने से पहले कुछ सोचा भी होगा कि नहीं सोचा होगा कि इसका क्या अर्थ निकलेगा, उसके क्या जो है वो मायने लगाए जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार किया, उन मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। इसको जो है आसानी से समझा जा सकता है। राहुल गांधी, जैसे आपने कहा कि बार बार वो बात उठा रहे हैं क्योंकि वो जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहां वो बात कहते हैं। जाहिर सी बात है कि जहां राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं वो वहां की जनता को उस समय संबोधित कर रहे हैं, वो टीवी के स्क्रीन को संबोधित नहीं कर रहे हैं। तो इस टीवी के स्क्रीन पे जो आ रहा है वो ठीक है जो आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और उस सीधे संवाद में लोगों को बीच में से उठाते हैं, यकायक किसी को बुला लेते हैं और उसके साथ संवाद करने लगते हैं। यानी आप समझिए कि जिस व्यक्ति को उठा करके उन्होंने पूछा जिससे, तो उसके मन में क्या बातें रही होंगी और किस तरीके से उसके मन से जो निकला होगा, जिस व्यक्ति को उन्होंने ऊपर बुला लिया एकदम से, तो उसके मन से निकला होगा वो एकदम से स्वतः स्फूर्त होगा, उसे अंदाज भी नहीं रहा होगा कि उसे जाकर क्या बोलना है। ऐसी स्थिति में राजीव जी, जो व्यक्ति जो बोलता है वो अपने मन की बात बोलता है। प्रधानमंत्री साहब अपने मन की बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन सवाल ये कि जो जनता के मन की बात है उसको कौन सुने। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जनता के मन की बात सुन रहे हैं और जनता के मन की बात सुनकर के उसे पूरे देश को जो सुनवा रहे हैं। यही प्रधानमंत्री के मन की बात का जवाब जो है ये राहुल गांधी एक तरीके से दे रहे हैं और ये प्रधानमंत्री के लिए गंभीर चुनौती एक तरीके से कहा जाए वो प्रस्तुत हो रही है। ये है राजीव जी। और एक चीज और है राजीव जी, देखिए जो अभी सब चल रहा है राजनीति में कि इधर से तोड़ो उधर से तोड़ो, ये करो वो करो। आज ही जो है मुंबई हाईकोर्ट का एक आदेश आया है राजीव जी, वो एक कोचर दंपति थे आईसीआईसीआई बैंक की जो चेयरमैन थी चंदा कोचर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गिरफ्तारी जो है वो परिस्थितियों तथ्यों की अनुपलब्धता है और ये गिरफ्तारी अवैध है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बड़े कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर क्या क्या दबाव होंगे और उन दबाव के बदले निकल करके किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया होगा। प्रधानमंत्री जो आज बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार आ जाता और ये होता पोटली होती, यानी ये आपने करोड़पतियों को जो है जो एक एक करोड़ के जिन्होंने बॉन्ड खरीदे उससे ज्यादा के भी खरीदे होंगे, आपने उन्हें एक झटके में आपने उन्हें बता दिया सुदामा, आप बन गए कृष्ण। यानी ये आपने सुदामा का भी अपमान किया, ये कृष्ण का भी अपमान किया और गरीबों का तो अपमान आपने किया ही किया है। आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो है आपको हमला करना था सुप्रीम कोर्ट पे, आप खुल के हमला कीजिए, किसने रोका है। लेकिन अगर आप जो है भगवान श्री कृष्ण का अपमान करेंगे और सुदामा की गरीबी का अगर आप इस तरीके से मजाक उड़ाएंगे, यानी आपको बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदने वाला वो अगर सुदामा हो जाएगा तो सड़कों पर जो सुदामा है उसका क्या होगा राजीव जी।
मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के मन से जो बातें इसमें निकल रही हैं वो दरअसल प्रधानमंत्री का जो स्वभाव है वो गरीबों का मजाक उड़ाना है, और ये बार बार प्रधानमंत्री इसको साबित करते हैं, चाहे वो नोटबंदी के बाद पैसे नहीं थे कह के करते हो, और चाहे 50 दिन का मुझको समझ दे दो चौराहे पे आकर के टांग देना, इस तरह की बातें करते हो, और चाहे आज जो है वो सुदामा का जिक्र कर रहे हो। प्रधानमंत्री लगातार गरीबों का मजाक उड़ाते हैं राजीव जी, ये बात समझ में आती है। जी बिल्कुल, गरीबों का मजाक, और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्हीं गरीबों के बीच जाकर राहुल गांधी उनके हक की बात कर रहे हैं। दो नेता अपनी अपनी बातों को किस ढंग से पहुंचा रहा है उसकी तस्वीर यहां साफ हम बयां कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। और इन सब के बीच आज तारीख 19 है, 19 तारीख लगभग बीत चुकी है, और 20 यानी और ये 29 का महीना है, आप जानते हैं फरवरी, और इधर 9 दिन, 10 दिन रख लीजिए और 10 दिन उधर, कुल जमा 20 दिन के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, ये भी तय मानिए। फिर बहुत सारे भाषण सुनेंगे आप, बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण सुनेंगे, लेकिन भाषणों के बीच अभी जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा तो बहुत जायज़ है। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, ज़रा आपसे एक बार फिर से समझना चाहता हूं कि चूंकि मध्य प्रदेश में आप हैं इसलिए भी ज़रा समझना चाहता हूं, जो तोड़ फोड़ की अभी बात हो रही थी, तो ये जो कमलनाथ जी की बात आ रही थी, उनको भी तोड़ने फोड़ने का ही चक्कर था या कुछ और था? क्योंकि आप चूंकि बहुत नज़दीक से मध्य प्रदेश के इस जुड़े हैं ना प्रकाश जी हमारे साथ। प्रकाश जी शायद नहीं जुड़े हैं, मैं प्रकाश जी के पास आ रहा था। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपसे जरा समझो जब तक प्रकाश जी जुड़ जाएं। दीपक जी, जरा आपसे समझूं कि एक तरफ से अलग अलग नेताओं को तोड़कर अपने पाले में लाना, और दूसरी तरफ अब अदालत पे भी हमला करना, उस पर भी अपनी बातें इस ढंग से थोपने की कोशिश करना या आंखें तरेड़ना। आप एक मैसेज तो देने की कोशिश कर रहे थे, वो आज ने दे दिया मैसेज अदालत को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदालत के फैसलों से नाराज हैं, ये आपने बता दिया। इसके क्या मायने निकलते हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? और आने वाले समय में, इसलिए भी क्योंकि कल चंडीगढ़ पे भी फैसला आना है, आने वाले समय में ईवीएम के ऊपर, चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर भी फैसला आना है। बहुत सारे पीआईएल लगे हुए हैं, उन पीआईएल्स पे बहुत ऐसे ऐसे पीआईएल हैं जो इस देश की राजनीतिक दिशा को, इस देश के लोकतंत्र को, सबको बदल के, लोकतंत्र तो है ही लेकिन उसको मजबूत करने की कड़ी में पीआईएल हैं, और राजनीतिक दिशा जो इधर उधर भटकने वाली बात है उसको लेकर पीआईएल है। जरा आपसे समझूं कि कैसे आप देखते हैं इसको। देखिए राजीव जी, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या ये है कि उसने जिस प्रकार की परंपराएं शुरू की थी उस समय उसको बड़ा सराहा गया था, जैसे किसी पार्टी को तोड़ देना, वहां के विधायकों को ले आना। अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि 10 वर्षों के बाद लोगों के सामने ये बात सामने आ गई है कि ये जो कार्यक्रम है जिसको ये लोग ऑपरेशन लोटस कहते हैं, अब इसको कोई बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। अब इन चीजों के बारे में जब हम राय निकालने जाते हैं तो आप ये देखिए, सब लोग कहने लगे हैं कि इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है। अशोक चौहान, जिसके बारे में मोदी जी कहा करते थे कि हमारी सरकार आई तो 6 महीने के अंदर ये आदमी जेल के अंदर होगा, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनको उन्होंने ले लिया। वो शंकर राव चौहान के सुपुत्र हैं जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे। ऐसे सारे लोगों को, अभी आप जैसे थे कि 4 लोगों को जो राज्यसभा का टिकट दिया गया है वो सारे के सारे बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं। आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में एक राज्यसभा सदस्य आए थे नरेश अग्रवाल, जिन्होंने एक बड़ा फप्ती कसते हुए कहा था रम में बसे राम वाला, जो उनका बड़ा ये था, उसको भी ले लिया गया। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि पार्टी के अंदर बैठे लोग जो हैं वो भी देख रहे हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है, आप किस प्रकार से लोगों को लाए जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात हुई है, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हर पार्टी में लोकतंत्र की बात करते थे, रिमोट की बात करते थे। कांग्रेस में जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, जब वो अध्यक्ष बने तो कहा गया कि इससे क्या होता है, रिमोट जो है वो तो कांग्रेस इसके पास, परिवार के पास ही रहेगा, लेकिन वो भी उन्होंने साबित कर दिया कि वो बहुत इंडिपेंडेंट है। दूसरी तरफ कल भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय ले लिया है कि अब जो है हमारी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए किसी चुनाव की जरूरत नहीं रहेगी, एक समिति रहेगी जो है उसको
तय कर देगी कि कौन होगा। जिस प्रकार से आरएसएस की परंपरा है, जैसे आरएसएस में चुनाव नहीं होता, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये दम्भ भरती थी कि देखिए कम से कम हमारे चुनाव तो होता है। अब वो भी परंपरा खत्म कर दी गई राजू जी। और अखबारों में ये इतना छोटे से, जिसको हम पुराने समय में पता नहीं कोई स्टार न्यूज जैसा कहा जाता था, कि एक छोटा सा डॉट लगा दिया, बुलेट न्यूज लगा दी गई, वैसा बता दिया गया। ये कितनी बड़ी बात है कि जिस जिस चीजों को आप बड़े दावे के साथ कहते थे कि हमारे अंदर जो चाणक्य बैठा हुआ है, हमारे अंदर जो बहुत कुशल रणनीतिकार है, लेकिन अब जो है लोगों के सामने बात हो गई है कि दुनिया भर में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी इस तरीके के लोग हैं, उनकी अंतिम जो शरण स्थली है अब वो भारतीय जनता पार्टी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब सारे पार्टियों के लोगों को भ्रष्टाचार में ये जरूर एक तरह से साहस मिलेगा कि देखा जाएगा, भ्रष्टाचार कर लीजिए, बहुत ज्यादा कोई संकट आया तो भारतीय जनता पार्टी को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब लोग समझ रहे हैं इस बात को, पब्लिक को भी पता चल रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा, जिसके हम पहले भी चर्चा किए, पार्टी विथ ए डिफरेंस। तो पता चला कि पार्टी विथ ए डिफरेंस तो छोड़िए, पार्टी विथ एन एवरेज भी नहीं है, औसत से भी नीचे है इसका स्तर। जहां तक लोकतंत्र को अपनी पार्टी, अंदरूनी लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूं, अंदरूनी लोकतंत्र को बनाने में इस पार्टी के अंदर कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। अब इसकी परेशानी यह है कि ये सारे के सारे दांव बेकार हो रहे हैं। आप उठा के दूसरे पार्टियों से ला तो रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा है। अब ये खटका भी शायद हाईकमान के पास होगा, भारतीय जनता पार्टी के पास, कि अगर आप सारे बाहरी लोगों को लेके आएंगे तो हमारे लोग कहां जाएंगे? क्या हमारे लोग केवल दरी बिछाने के काम और माइक टेस्टिंग के लोग हैं क्या? बाकी काम जो है, सीटें सारी आप ले जा रहे हैं, सरकार बनते हैं तो मंत्री बना लिया जाता है आपके इसमें। हमने तो ये भी सुना है कि अब शिवसेना जो राज ठाकरे मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसको भी शायद एनडीए में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अब वो कहां करेंगे, क्या करेंगे, किसको लाएंगे, ये हमको नहीं पता, लेकिन शायद उनसे भी बात चली। तो डेस्परेशन इतना ज्यादा है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है पार्टी को चलाने का, सरकार को चलाने का और लोकतंत्र में बने रहने का। ये सारा फ्रस्ट्रेशन एक मुश्त होकर जो निकल रहा है, वही जो है मोदी जी के भाषण के रूप में हमें दिख रहा है कि अब वो हमला जो कर रहे हैं वहां पे कर रहे हैं। उनका असली गुस्सा जो है डीवाई चंद्रचूड़ के कारण है। यही कोशिश है कि चंद्रचूड़ साहब जब तक रहे, इनका ठीक से, इनका मतलब देश के जो कुछ गड़बड़ियां ये जो चल रही हैं उसका ठीक से इलाज करके जाएं, ऐसी सबकी उम्मीद है। अब देखना यह है कि चंद्रचूड़ साहब के साथ क्या करते हैं। कल अगले 2-3 बहुत महत्वपूर्ण पीआईएस जो है सारी की सारी कतार में है, और लगता है कि सबकी सुनवाई जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अंदर तक मामला जो है बहुत फंसा हुआ है। तो हम यही देख रहे हैं कि डेस्परेशन इतना ज्यादा है, निराशा इतनी ज्यादा है कि वो उभर कर सामने आ रही है। राजीव, उसी सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद को अपनी याचिका, जमानत की याचिका वापस लेनी पड़े, तो इसलिए मामला कहां तक फंसा हुआ है ये आप जान ही रहे हैं, और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, डीवाई चंद्रचूड़ यानी जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो हैं, वो इन मसलों को समझ रहे हैं, और शायद इसीलिए चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो हालांकि वो संवैधानिक पीठ थी, 5 जजों की पीठ जिसने फैसला सुनाया इलेक्टोरल बॉन्ड पे, वो बहुत बड़ा झटका था बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए पर्सनली। और उसके बाद अभी चंडीगढ़ मेयर को लेकर के जो बातें हो रही हैं, और कल इस पर फैसला आ सकता है। लेकिन उससे पहले आज जितनी बातें यहां कही गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें यह कहा गया है कि चुनाव जो काउंटिंग है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया, मतदान के बाद की प्रक्रिया को फिर से करवाया जाएगा, और सिर्फ अभी देखना बाकी है कि वो बैलेट पेपर जिस पर बाकी, क्योंकि आप जानते हैं कि मेयर के चुनाव में कुल 34 मत थे, जिसमें से 20 इस खेमे में थे, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास, 13 आम आदमी पार्टी के पार्षद और 7 कांग्रेस के पार्षद, तो 13 और 7 20 हो गए, और बीजेपी के पास कुल जमा वोट थे 14। लेकिन इन 14 में और उधर 20 पड़ गए, और 20 में से 8 आपने सीधे आम आदमी पार्टी के मतदाताओं के जो वोट थे, पार्षदों के वोट आपने खारिज कर दिए। ये कल आने के बाद परिस्थितियां दूसरी हो जाएंगी, क्योंकि काउंटिंग वहां से होगी। और उसके अलावा ये जो 3 चले गए हैं, कल आपको पता होगा कि न सिर्फ सोनकर साहब जो मेयर चुने गए थे, मनोज सोनकर, उन्होंने इस्तीफा दिया, बल्कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को अपने खेमे में ले लिया, मिला लिया।
तो हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी यहां आज सीजेआई चंद्रचूड़ ने कही है, और यहीं पर एक पूरा क्रॉस लगाते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ कि कह रहे हैं कि यहां से प्रक्रिया शुरू करेंगे। कहां से? वो जो 34 मत है उसको फिर से गिनेंगे, और कल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद क्या भाषण देते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक काम तो कर दिया। हम लोग मीडिया में तमाम सिविल सोसाइटी और बुद्धिजीवी वकील, आपको याद होगा कि दवे साहब जो बहुत सीनियर वकील हैं, दुष्यंत दवे, उन्होंने भी यहाँ तक कह दिया था कि इंटरव्यू में कि सबसे कमज़ोर सुप्रीम कोर्ट है आज का मौजूदा सुप्रीम कोर्ट आज़ादी के बाद का, और दबाव जजेस पे बहुत था, समाज का, वकीलों का, जजेस का, रिटायर्ड जजेस का जी। और उस दबाव में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दबाव में फैसला किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक काम तो कर दिया कि नरेंद्र मोदी का और उनकी सरकार का परसेप्शन जो है वो उसको बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया, और सच्चाई सामने ला दी कि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ मिली हुई है, उद्योगपति चलाते हैं इस सरकार को, और इनके सारे जो कारनामे हैं वो भ्रष्ट तरीके से होते हैं। यानी जो मेयर का चुनाव भी, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आईना दिखा दिया, तो जाहिर सी बात है कि उस आईना में मोदी जी को अपनी तस्वीर अच्छी नहीं लग रही है जी। तो वो सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहेंगे, और मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा तल्ख भाषा भी इस्तेमाल हो सकती है। जो ट्रेंड में देख रहा हूँ कि तमाम मर्यादाओं को लांघ कर ये सरकार करती है काम, तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि एजेंसियों का इस्तेमाल भी कर लिया जाए। हालांकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जजेस, और जजेस के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सत्ता में रहते हुए, ये संविधान विरोधी एक प्रकार से बात मोदी साहब ने की है कि संविधान में तीनों जो हमारे विंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके बीच में एक दीवार बनाई है, एक सेपरेशन ऑफ पावर है, और ये तीनों विंग एक दूसरे को काटने के लिए नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रति आप विपक्षी नेताओं की जैसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री इस मर्यादा को लांघ गए, और ये पहली बार नहीं कि प्रधानमंत्री मर्यादा को लांघ चुके हैं, ये कई बार ऐसा करते रहे। लेकिन देखिए, जो परेशानी है वो दिखाई दे रही है। किसान सड़कों पे हैं, नौजवान बेरोजगार है, और जो रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं जी। ट्रेनों में धक्के खा कर किस तरीके से वो पहुंचते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, लाखों की तादाद में, और मोबाइल फोन पे वायरल है पेपर और उसके आंसर शीट। सोचिए जरा, ये देश चल कैसे रहा है? ये देश चल इसे वैसे ही रहा है कि वो बैक सीट ड्राइविंग हो रही है। कुछ और लोग हैं जो देश को चला रहे हैं, कोई गिरोह बन गए हैं, कोई इस तरीके के सिंडिकेट बन गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कलई तो खोल दी है मोदी साहब की, और मोदी साहब को विचलित होना स्वाभाविक है। और दूसरी बात, देखिए, राहुल गांधी का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हम भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सोशल मीडिया तक में किसानों के और राहुल गांधी के और आदिवासियों के तमाम सारे जो उनके जो वीडियो है या उनकी जो पोस्ट है वो हटा दी गई हैं। उनके तमाम हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि सरकार के कहने पर किया गया। तमाम पत्रकारों के हैंडल्स को ब्लॉक किया गया है। राहुल गांधी के, आप याद कीजिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण था जी, उसकी सफलता सोशल मीडिया से थी। इस बार सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें नहीं आ रही है उस तादाद में जिस तादाद में पहले आती थी।
तो अंकुश लगातार बढ़ रहा है हर जगह। लेकिन आप याद कीजिए कि इमरजेंसी में तो सोशल मीडिया भी नहीं था, अखबारों पे सेंसर था, सुप्रीम कोर्ट घुटने टेक चुका था, मीसा का की तलवार लटकी हुई थी। बिल्कुल। उसके बाद भी सरकार पलट गई और बुरी तरह पलट गई। तो ये समाज इन सब चीज़ों से ये गलत फहमी में जी रहे हैं मोदी साहब कि समाज इस तरीके से वो जो है वो समाज को पता नहीं चलेगा कि हम सोशल मीडिया से हटवा देंगे कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जा रहे हैं और वर्ड ऑफ माउथ, आपने मुझसे कुछ कहा, मैंने किसी और से कुछ कहा, उसने किसी और से कुछ कहा, वर्ड ऑफ माउथ से बड़ा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई सोशल मीडिया नहीं होता है। बिल्कुल। दुनिया की बड़ी बड़ी क्रांतियां इस वर्ड ऑफ माउथ से हुई है। जी। इसी वर्ड ऑफ माउथ से इमरजेंसी में इंदिरा गांधी सत्ता चली गई थी। दूसरी बात जो है, देखिए आंकड़ों की बात भी कर रहे हैं, 155 सीटें हैं। मैंने पहले भी कहा था जाओ जो सेफ सीटें हैं मोदी साहब की। अभी सोशल मीडिया पे एक चल रहा है कि आरएसएस का सर्वे है जो बीजेपी को इतनी सीटें दे रहा है, काफी कम सीटें दे रहा है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि वो पता नहीं उसकी विश्वसनीयता क्या है। लेकिन 15% का जो विक्ट्री मार्जिन है राजीव जी, उसमें 188 सीटें हैं बीजेपी की। बड़े फ्रेजाइल बहुमत पे बीजेपी की सरकार है। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी हो गया तो उलट जाएगा मामला। जी। आप, मैं इसको उदाहरण दे चुका हूं कि 45 सीटें तो सिर्फ ट्राइबल्स की हैं, और हेमंत सोरेन आज की तारीख में ट्राइबल के अखिल भारतीय नेता हैं। वो जैसे दलितों के काशीराम थे, वो ट्राइबल्स के काशीराम बन चुके हैं। और उनका नैरेटिव अब झारखंड तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो बंगाल भी जाएगा, वो छत्तीसगढ़ भी जाएगा, वो मध्य प्रदेश भी जाएगा, और राजस्थान भी जाएगा। तो मोदी साहब के लिए परेशानियां बहुत बड़ी हैं। लगातार जो कांग्रेस से इंपोर्ट करने की बात जो होती है, जो ये कॉन्फिडेंस की कमी है, राम मंदिर नहीं काम कर रहा जैसे अपेक्षा की गई थी। मौजूदा जो बीजेपी जो लोकसभा है, इसमें 77 एमपी जो है वो कांग्रेस से आयातित हैं। जी। वो बीजेपी के नहीं है। और एक कल मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा कितने लोगों के टिकट 2014 से 19 के बीच में कटे थे, कितने सिटिंग एमपी हार गए थे, कितने नए लोग जीते हैं, और इस बार कितने लोगों पर तलवार लटकी हुई है। बिल्कुल। तो बहुत कुछ जो है वो हो रहा है, पर्दे के पीछे हो रहा है। और ये मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आपने भी चर्चा की है, अगले कुछ दिनों में एक झटका और लगेगा जो काफी बड़ा होगा, और हो सकता है कि चुनाव की प्रक्रिया में एक बड़ा हमको तब्दीली देखने को मिले। जी, एक बड़ी दखल, बड़ी तब्दीली देखने को मिले चुनाव की प्रक्रिया में भी आने वाले समय में। और शायद इसीलिए पीआईएल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत चिंतित हैं। और पहली दफा जो बातें आज कही हैं प्रधानमंत्री ने, पिछले 10 साल में पहली बार एक प्रधानमंत्री के चेहरे पर शिकन और जुबान से जो बातें निकल रही हैं, वहां कहीं ना कहीं परेशानी नजर आ रही है। आना चाहता हूं प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़ गए हैं फिर से हमारे पास, उनके पास आता हूं, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आता हूं। प्रकाश जी, आपसे चर्चा में जरा कमलनाथ की चर्चा भी चाहता था मैं करना, कि कमलनाथ को लेकर क्या खबरें हैं, क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं, अभी तक चुप थे, अगर मेरे बारे में कुछ कहा जाए तो मैं खंडन करूंगा,
अगर और नहीं करूंगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी हामी है उसमें। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई खंडन नहीं किया था। उसके बाद से जो बातें आई वो सब हमने देख लिया। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की चर्चा के साथ साथ ये भी कि अदालत से जो चीज़ें हो रही हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से जो बातें आ रही हैं और राहुल गांधी सड़कों पे जो कर रहे हैं, इससे क्या एक दबाव में, प्रेशर में नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्या दबाव में या प्रेशर में नजर आ रही है उनकी पार्टी, ऐसे देखा जाए? राजीव जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के तमाम नेताओं ने दावे किए हैं, इसलिए दबाव में आना स्वाभाविक है। उन्हें पता है कि जो दावे वे कर रहे हैं उतना आसान नहीं है। आखिर जो 370 सीटों का दावा किया जा रहा है, वो दावा पूरा कैसे होगा? क्या किसी दूसरे ग्रह से सीटें आएगी? कहीं और किसी और देश में जाके चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी अपनी अधिकतम सीटों पर है और उसके लिए चुनौती है उन सीटों पर बने रहना। दूसरी बात यह कि भारत का 100 सीटें तो इस देश में ऐसी जहां बीजेपी ने कभी कोई खाता खोला ही नहीं, तो जाहिर है वहां बीजेपी के लिए खाता खोलना मुश्किल है। 200 सीटें, लगभग 200 सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होती है, और करीब 243 सीटें ऐसी हैं जहां क्षेत्रीय दल बहुत ताकत के साथ खड़े हुए हैं। तो बीजेपी को लगता है कि वो क्षेत्रीय दलों से कैसे आगे आएगी, कैसे जीतेगी, ये उसे चिंता स्वाभाविक है। फिर जैसे राहुल गांधी को लोगों का समर्थन मिल रहा है, जहां जहां राहुल गांधी गए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में भी शामिल हुए थे वे, और यही नतीजा रहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वोटों का प्रतिशत 1% भी कम नहीं हुआ। अब जहां जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और वहां उन्हें जैसा समर्थन मिल रहा है, जितने तीखे प्रहार राहुल गांधी सत्तारूढ़ पार्टी और नरेंद्र मोदी पे कर रहे हैं, इससे उनकी चिंता बहुत स्वाभाविक है कि आगे होगा क्या। कांग्रेस के पक्ष में एक अच्छी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस का शुद्धिकरण हो रहा है। कमलनाथ नहीं गए या बीजेपी ने उन्हें नहीं लिया, नरेंद्र मोदी उनसे नहीं मिले, अमित शाह नहीं मिले, नड्डा नहीं मिले, और अंततः वे उन्हें कहना पड़ा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। इससे जो छद्म कांग्रेसी हैं वो उजागर हुए और कांग्रेस का एक तरह से शुद्धिकरण हो रहा है। मुझे लगता है कि इससे बहुत भला होगा कांग्रेस का, और लोग सही कांग्रेसियों को पहचानेंगे। कांग्रेस में अब युवा वर्ग सामने आ रहा है, ये बात भी कमलनाथ को समझ में आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है कि जो छद्म कांग्रेसी हैं वो जा रहे हैं धीरे धीरे करके, या जाने की फिराक में हैं, और लोग उनको पहचान गए। तो कांग्रेस को इससे फायदा होगा आगे जाकर। राजीव जी। जी बिल्कुल, कांग्रेस को आगे जाके फायदा होगा। नई पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी, वो आगे आ रही है, उसमें बहुत लंबी फहरिस्त है। आप देखिए तो यहीं आप उत्तर प्रदेश की यात्रा में देख लीजिए, सुप्रिया श्रीनेत साथ साथ चल रही हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साथ साथ चल रहे हैं, उधर कन्हैया कुमार तो पूरी यात्रा में साथ साथ हैं। ऐसे तमाम युवा चेहरा भी इस यात्रा में नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट भी बीच बीच में नजर आते हैं। अभी चूंकि वो प्रभारी छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ में भी वो थे। तो एक युवा चेहराओं की पार्टी भी बनती हुई या उस दिशा में जाती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। जिनको जाना है जाएं और जिनको रहना है रहें। जो बात कही थी राहुल गांधी, वो बात यहां साफ समझ में भी आ रही है। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। क्या अदालत ने, राहुल गांधी ने पोल खोल कर रख दी है बीजेपी की, इसीलिए परेशान है मोदी जी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दो तरफ से घिरे हुए हैं मोदी जी। एक तरफ तो अदालत में जो अभी पीआईएल हैं, और धीरे धीरे चुनाव के पहले जो उनका निस्तारण होगा उसका सारा ठीकरा नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर फूटना है। तो जिस जनता की आंख में आप धूल झोंक रहे हैं, जिसको आपने 5 किलो की राशन की लाइन में लगा दिया, जिस जनता को आपने बेरोजगार कर दिया, किसानों को फिर से सड़क पर आपने ला दिया है, उस जनता की आंखें फिर से खुलेंगी और उनको समझ में आएगा कि 10 साल से जादूगरी कौन सी हो रही थी। क्या वजह है कि अडानी जैसे लोग और धन कुबेर होते चले गए और गरीबी बढ़ती चली गई। ये कैसे हो रहा है? असमानता की खाई लगातार बढ़ रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए जो अन्याय और अत्याचार है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी उसी अन्याय के खिलाफ सड़क पर है।
राजनीतिक अन्याय, सामाजिक अन्याय और आर्थिक अन्याय, और जितने सरल शब्दों में वो इसकी व्याख्या कर रहे हैं। 100 रुपए का नोट निकाल करके भाई आपकी हिस्सेदारी कितनी है इसमें। आदिवासियों के लिए उन्होंने जो कहा कि अगर आपके पास जंगल और जमीन का अधिकार नहीं है तो ये घोर अन्याय है आदिवासियों के खिलाफ। आज जो दलित हैं उनके एजुकेशन, उनकी नौकरियां जो छीनी जा रही हैं, इससे बड़ा और अन्याय क्या हो सकता है। और मणिपुर की उन बहनों से लेकर के और महिला पहलवानों तक के दृश्य तो इस देश ने शर्मसार होकर के देखे हैं। वो बात अलग है कि मोदी जी को कभी उस पर शर्म नहीं आई। तो ये जो अन्याय पूरा है उसको राहुल गांधी जिस ढंग से व्याख्यायित कर रहे हैं वो अब लोगों के जेहन में जा रहा है। और जो प्रचारित किया गया था कि मोदी जी के सामने कौन लड़ सकता है, वो सड़क पर जब राहुल गांधी चलते हुए गुजरते हुए वहां से दिख रहे हैं, तो एक तरफ तो वो व्यक्ति है जो दिन में 3 बार अपने सूट बदलता है, जो 8 करोड़ की गाड़ियों में चलता है, इतनी हाई सिक्योरिटी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और वो दावा करता है कि साहब चाय बेच करके वो यहां तक पहुंचे हैं, वो गरीब हैं। और एक वो व्यक्ति जिसका खानदान पूरा 3 प्रधानमंत्री, घोषित रूप से आप कह सकते हैं कि वो चांदी की चम्मच नहीं सोने की चम्मच लेकर के पैदा, और वो व्यक्ति आज लोगों के बीच में है, लोगों के दिल की धड़कन सुन रहा है, उनके परेशानियों को महसूस कर रहा है और उन्हें दिलासा भी दे रहा है कि अभी इस तरह से नहीं हो सकता इस देश में। ये गांधी, अंबेडकर, नेहरू का देश है, यह भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अशफाक उल्ला खां का देश है। इस देश को इस तरह से तोड़ना आसान नहीं है। और वो मुझे लगता है कि सारे संकल्प राहुल गांधी के भाषण में, यात्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अदालत है, सुप्रीम अदालत, जिसको जिस ढंग से सरकार ने प्रभावित करने, और ये क्या है, जब आप ये कह रहे हैं कृष्ण और सुदामा की कहानी सुना रहे हैं तो आप प्रभावित करना चाहते हैं। तो ये जो दबाव है अब वो महसूस नहीं करेंगे। और डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में ये बहुत फेमस है कि वो किसी दबाव में नहीं आते हैं। जो जस्टिस है वो जस्टिस होगा, और जस्टिस होगा जो जस्टिस दिखेगा भी। तो इससे मोदी जी घबराए हैं और जमीन जो उनकी है वो खिसक रही है। मंदिर मुद्दा चला नहीं, उपलब्धियों के नाम पर आपके पास कुछ है नहीं, तो आपके क्या कहेंगे आप? 370 और राम मंदिर, इस पर वोट आपको मिल नहीं रहा है। तो फिर अब आप विपक्ष को तोड़ने में लगे हुए हैं। और राहुल गांधी को कोई चिंता नहीं है, जिसको जाना है जाए, जो मजबूती के साथ इस देश के साथ खड़ा होगा, जो लड़ेगा, वही राहुल गांधी के साथ चलेगा। राजू जी, बस 1 मिनट का और मैं समय लूंगा। एक माओ की कहानी मुझे याद आ रही है। जब माओ ने पूरे चाइना को बदला और बदलने के बाद अपार भीड़ जब उमड़ी माओ का स्वागत करने के लिए, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। माओ ने कहा कि मुझे आज भी यह लग रहा है कि मेरा छाता टूटा हुआ है और मैं अकेला बढ़ रहा हूं, अकेला चल रहा हूं। राहुल गांधी वो शख्सियत है जिसको जाना है वो जाए। ये व्यक्ति अकेले इस देश को बदलने के लिए, विभाजन को रोकने के लिए, हिंसा और नफरत को खत्म करने के लिए अड़ा है और अड़ा रहेगा। ये राहुल गांधी ने बता दिया है। और इसीलिए देश को भी बदलना होगा। जो भी संविधान पर हमले हुए, लोकतंत्र पर हमले हुए, वो दुरुस्त करके ही राहुल गांधी उन्हीं माओ की तरह है। आज जहां चाइना खड़ा है वो किसकी देन है? तो एक पूरा कल्चरल मूवमेंट जो राहुल गांधी के जरिए हो रहा है वो इस देश को बदलेगा। और इसी वजह से, अरे आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं 1000 साल के लिए रामराज, ये वो व्यक्ति कह रहा है जो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। ये लोकतंत्र है, ये संविधान का राज है। और हर 5 साल पर आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। जनता जनार्दन है। और अगर आप ये ऐलान कर रहे हैं तो वो चलने वाला नहीं, आप बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। आपको उखाड़ करके फेंक देंगे। और यही डर नरेंद्र मोदी को दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए
वो इस भाषा में आ गए हैं साहब। चंद्रचूड़ को भी आप प्रभावित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित करने की कोशिश जरूर हो रही है अपनी बातों से, अपने भाषण में जो आज कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन कल का दिन जो है वो बहुत अहम है उस लिहाज से, क्योंकि चंडीगढ़ का मामला और यहां से एक दूसरी कहानी, एक दूसरा अध्याय शुरू होगा न्यायपालिका का, और सामने चुनाव है। चुनाव की घड़ी में ऐसे झटके अगर मोदी जी को लगते हैं, बीजेपी को लगते हैं, तो प्रभाव जनता पे भी पड़ता है। और अभी तक जो अब की बार 400 पार का जो नारा बुलंद करने की कोशिश हो रही थी, वहां कहीं ना कहीं झटका लगते हुए देखा जा सकता है। तो बहुत कुछ है। इस बीच राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, और उस यात्रा में आगे क्या कुछ अपडेट आता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे ही। आज 2 महत्वपूर्ण भाषण थे राहुल गांधी के, उन दोनों भाषणों को आप देख चुके हैं, और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और अदालत पे हम चर्चा कर चुके। चर्चा हमने किसान की भी की थी, और किसानों के आंदोलन का अपडेट यही है कि किसानों ने साफ साफ अभी तक जितनी वार्ताएं हुई, 4 दौर की वार्ता, चारों दौर की वार्ता बेनतीजा साबित हुई है, और किसान यहां डटे हुए हैं। अब यहां से जो दूसरा संगठन है वो भी इस संगठन के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर पूरे के पूरे किसान एक साथ हो गए तो फिर और दिल्ली कूच के लिए आगे निकले तो आप गड्ढे बनवाइए, चाहे पहाड़ लाके रोड पे खड़ा कर दीजिए, किसान हैं जो धरती को खोद के और उसमें से फसल उगा देते हैं, तो उनके लिए छोटी मोटी बात नहीं है। इसको हम लोगों ने, इसलिए मैं इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं क्योंकि हमने 13 महीने देखा, और प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना, चौड़ा छाती, ये सब जो कहते रहे, वो झुक गए। पहली बार झुके थे, और वो था किसानों के आगे। आगे देखते हैं। तो बहुत कुछ है, किसान से लेकर राहुल गांधी तक, और साथ में DY चंद्रचूड़ तो सपने में आते ही होंगे। राहुल गांधी पहले से आ रहे थे। चलिए, इस चर्चा को यही समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ